नमस्कार, डॉक्टर आर के लाहौटी। मेडिकेयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एक 100 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल NABH सर्टिफाइड भी है। यहाँ हम प्रोस्टेट का मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। मेडिकेयर में शहर के 6 वरिष्ठतम यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं। उनमें डॉक्टर राजेंद्र लाहौटी, डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी, डॉक्टर CS थट्टे, डॉक्टर संजय शिंदे, डॉक्टर यूसुफ सैफी एंड डॉक्टर संकल्प जोशी हैं। आज हम इन सभी से वार्तालाप करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोस्टेट की समस्याएं क्यों होती है, किन कारणों से होती हैं और उनका इलाज क्या होता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रोस्टेट क्या होता है। देखिए, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो केवल आदमियों में ही होती है। ये ग्रंथि औरतों में नहीं होती। और अगर आप इस चित्र को देखें तो ये पेशाब की थैली है या मूत्राशय है और ये मूत्र नली है जो 25 सेंटीमीटर लंबी रहती है। तो जब ये स्टार्ट होती है मूत्राशय से, उसी के चारों तरफ ये ग्रंथि रहती है जिसे हम प्रोस्टेट या हिंदी में पौरुष ग्रंथि बोलते हैं। ये ग्रंथि शुरुआत के सालों में बहुत छोटी होती है, पर जब हार्मोन चेंजेस चालू होते हैं तो 15-20 साल की उम्र से थोड़ा सा बढ़ना चालू होती है, पर उस टाइम में तकलीफ नहीं देती। पर 35-40 के बाद में ये जब थोड़ा और बढ़ना चालू होती है तो कुछ लोगों को ये तकलीफ देना चालू होती है। जो उन्हें उम्र बढ़ती जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके वजह से अपनी तकलीफ बढ़ा लेते हैं। और आम तकलीफ इसकी ये है कि पेशाब बार बार आना, रुक रुक कर आना, पूरी नहीं होना, धार पतली होना और रात में कई बार उठना। और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशाब में जलन हो सकती है और बुखार भी आ सकता है। और एक्सट्रीम सिचुएशन में कभी कभी पेशाब पूरी रुक जाती है। ग्रंथि का फंक्शन क्या होता है हमारे शरीर में, वो क्या काम करता है और उसके सही से काम नहीं करने से हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि इसमें कुछ सीक्रेशंस निकलते हैं जो हर ग्रंथि में निकलते हैं, और इन सीक्रेशंस का काम हमारे शुक्राणुओं को स्वस्थ रखना है। बस सबसे बड़ा काम इसका यही है। और अगर प्रॉब्लम आती है तो जैसे मैंने बताया, मरीज को पेशाब की तकलीफें चालू हो जाती हैं। थैंक यू सर। नमस्कार, डॉक्टर राजेंद्र पंजाबी। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि प्रोस्टेट की परेशानी से बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। मैडम, प्रोस्टेट तो सब मर्दों में होना ही है। जैसे सर ने बताया कि 40 की उम्र के बाद जब साइज उसकी बढ़ जाती है तो पेशेंट की जैसे बाथरूम की स्लो हो जाती है, रात को बड़ी घड़ी उठना पड़ता है, या कई बार ब्लड आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है। तो बचने के लिए यही जरूरी कि समय पे अपन अपनी चेकअप करवाएं। सबसे जरूरी जांच एक सोनोग्राफी है, जिससे अपने को पूरा आइडिया लग जाता है कि प्रोस्टेट की साइज क्या है, पेशाब कितनी अंदर रुक रही है, या ऊपर किडनीज कैसी हैं। उसके साथ साथ में बाकी भी चेकअप हो सकती है अंदर कि लीवर कैसा है, गॉलब्लैडर कैसा है। इसके साथ में पूरे पेट की एक सोनोग्राफी प्रॉपर हो जाए। और सर, ब्लड की या यूरिन की कोई जांच हमें करानी चाहिए रेगुलरली? जी हाँ, यूरिन की जांच अगर अपन कराएंगे तो अंदर कहीं यूरिन में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है वो मालूम पड़ जाता है, उसमें ब्लड तो नहीं आ रहे हैं वो मालूम पड़ जाता है। और ब्लड की जांच प्रोस्टेट वाले मरीजों के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जांच है वो होती है PSC, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। इस जांच से काफ़ी समय पहले ही आइडिया लग जाता है कि कहीं प्रोस्टेट के अंदर कैंसर तो नहीं हो रहा है। इन्फेक्शन में भी बढ़ जाता है PSA, और अगर कैंसर किसी को डेवलप हो रहा है उसमें भी बढ़ जाता है। और अगर PSA किसी का बढ़ा हुआ आता है तो फिर उसकी कई बार MRI भी करवानी पड़ती है।
प्रोस्टेट की बायोप्सी भी करना पड़ती है। तो ये सब समय रहते हुए अगर मालूम पड़ जाता है तो आगे बीमारी नहीं फैलती है। जैसा आपने समझाया, पीएसए जो है वो एक बेसिक जांच है जिससे हम सबसे पहले पता कर सकते हैं कि प्रोस्टेट की समस्या शुरू हो रही है या नहीं। कितनी फ्रीक्वेंटली हमें ये जांच करानी चाहिए? अगर साल में एक बार करा ली जाए तो बहुत अच्छी बात है कि कभी भी अगर ये बढ़ना शुरू हो तो मालूम पड़ती है। इवन कई बार ऑपरेशंस वगैरह यहाँ जब इलाज चल रहा है प्रोस्टेट का तो भी हर साल कराते रहना चाहिए। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून थटे सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कट कर दो। नमस्कार सर। प्रोस्टेट की समस्याओं को हमने समझने की कोशिश करी है, उससे बचाव कैसे किया जाए ये भी हमने समझने की कोशिश की है। इस पे थोड़ा और प्रकाश दे पाएंगे सर कि हमें जांच क्या क्या कराना चाहिए इससे बचाव के लिए? जांचों में दो जांचें अच्छी जिससे निदान पे हम पहुंच सकते हैं। एक है यूरोफ्लोमेट्री की, जिससे ये पता लगता है कि पेशाब करने की रफ्तार किस तरीके से है, कितना समय लग रहा है, क्या पेशेंट किसी वजह से अंदरूनी जोर लगा रहे हैं पेशाब करने में, एक समय में कितनी पेशाब कर लेते हैं, ये पता लग सकता है। और दूसरी जांच सोनोग्राफी की जैसे बता ही दी गई थी कि सोनोग्राफी से कितना पेशाब पीछे रहता है इसके बारे में जानकारी मिल जाती, प्रोस्टेट का साइज़ क्या है इसकी जानकारी मिल जाती, ताकि उससे आगे आने वाली ट्रीटमेंट में कौन से ट्रीटमेंट दे सके ये हम डिसीजन कर सकते हैं। क्या सभी मर्दों को प्रोस्टेट की समस्या से जूझना पड़ता है? सभी को प्रोस्टेट बढ़ने की शंका होगी ही ऐसा नहीं है, पर जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ती जाती है उतनी ज़्यादा लोगों को प्रोस्टेट की समस्या शुरू हो सकती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है प्रोस्टेट समस्या बढ़ सकती है, उसका प्रतिशत बढ़ता जाता है, इसलिए चेकअप हो जाना जरूरी रहेगा। क्या इसका इलाज संभव है? अभी पहले कई साल पहले 40 साल पहले जब अधिक दवाइयाँ नहीं थी तब सभी प्रोस्टेट के लिए ऑपरेशन ही एक विकल्प था, लेकिन अब इतनी दवाइयाँ अलग अलग तरह की आ चुकी हैं जिसका कि डेवलपमेंट होता चला गया है, और उन दवाइयों से प्रोस्टेट के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ जाता है, प्रोस्टेट से होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। पर यही है कि गोलियां जो दवाइयां दी जाती है वो लगातार लेते रहना पड़ती है। ऐसा नहीं है कि जब हम प्रोस्टेट से तकलीफ से दूर हो गए तो उनको बंद कर दें, नहीं, वो चालू ही रखना चाहिए जब तक डॉक्टर ये सलाह नहीं दे कि आप इसमें से दवाई बंद कर सकते हैं। दवाइयाँ काफ़ी किस्म की आ चुकी हैं जो दोनों विभाग पर काम करती है। एक प्रोस्टेट के रास्ते में ढीलापन लाने से पेशाब खुल के होने लगती है, दूसरा दवाइयों का एक ग्रुप है कि जिससे प्रोस्टेट साइज में कमी लाई जा सकती है, कुछ 10 से 15% कमी लाई जा सकती है। तो ये दोनों ग्रुप के दवाइयाँ किस टाइम पर देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, ये यूरोलॉजिस्ट ही बता सकेगा। क्या खान पान या एक्सरसाइज से हम इलाज कर सकते हैं या हमें कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है? कंसल्टेशन तो हो ही जाना चाहिए कि सिर्फ खान पान से ठीक रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर हाँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ सकता है। आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उसमें उन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से और ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगेगा। और लाइफस्टाइल में जैसे जो अल्कोहल है, टोबैको है, ये चीज़ें नहीं लेना चाहिए, बहुत स्पाइसी फूड नहीं रहना चाहिए, और लगातार कब्जियत से दूर रहना चाहिए कि कब्जियत भी एक परेशानी का कारण प्रोस्टेट के लिए हो जाती है कि पेशाब की थैली पर काफ़ी दबाव पड़ने लगता है उससे। थैंक यू सर। नमस्कार डॉक्टर संकल्प जोशी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोस्टेट की समस्याओं का समाधान क्या क्या है, किस प्रकार से हम इलाज कर सकते हैं, किन किन तरह से? नमस्कार। जैसा सर लोगों ने बताया कि प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के साथ बढ़ के पेशाब के रास्ते को रोकती है। पहले दवाई मेडिसिन इनसे हम कोशिश करते हैं कि दबाव जो है वो खोला जा सके, लेकिन ओवर द पीरियड जब दवाई से मदद नहीं मिलती या रिस्पांस नहीं मिलता तब हम लोग उसमें सर्जरी का एक ऑप्शन देते हैं। जो सबसे कॉमनली परफॉर्म सर्जरी है उसमें हम लोग TURP करते हैं। TURP सर्जरी में हम ट्रांसयूरेथ्रल मतलब पेशाब के रास्ते ही दूरबीन डाल के पौरुष ग्रंथि तक जाते हैं,
और हमारे यहाँ मेडिकेयर में उसके लिए लेज़र और हर आधुनिक पद्धति उपलब्ध है। हम लेज़र से ही अंदर जाके पौरुष ग्रंथि को छील के रास्ते को चौड़ा कर देते हैं। लेटेस्ट टेक्निक्स होने की वजह से रिजल्ट्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ बहुत हाई टर्नओवर है पेशेंट्स का, एंड हमारा जो पूरा स्टाफ है पोस्ट सर्जरी मैनेजमेंट के लिए भी पूरा फुली ट्रेंड है। और जिन लोगों में जैसे दूरबीन की पद्धति में इतने अच्छे रिजल्ट वो इंडिकेटेड नहीं है, तो हमारे यहाँ ओपन सर्जरीज का भी पूरा सेटअप है। ओपन सर्जरीज मान लीजिए हमें कैंसर है प्रोस्टेट में, पीएसए बड़ा आ रहा है, बायोप्सी में हमारा पॉजिटिव है, एमआरआई में सस्पिशन है, तो यहाँ हम लोग ओपन पद्धति से और लैप्रोस्कोपिक पद्धति से रेडिकल प्रोस्टेट सर्जरी भी हमारे मेडिकेयर में कंप्लीट कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हम दे रहे हैं। जी सर, तो जैसे किसी पेशेंट को अगर हमने सर्जरी प्रिस्क्राइब करी है और अगर हम नहीं कराना चाहें या उसको हम पोस्टपोन करना चाहें या टालना चाहें, तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? जी, एक लेवल के बाद मेडिसिन प्रोस्टेट में अगर असर नहीं कर रही हैं, मेडिसिन लेने के बाद भी रिटेंशन हो रहा है, पेशाब रुक रहा है, तो इसका बैक प्रेशर होके किडनीज पे दबाव आता है। किडनीज पे दबाव जो रहता है वो इरिवर्सिबल रहता है। एक बार किसी पेशेंट में क्रिएटिनिन राइज होने लगा तो उसके बाद हम उसको नीचे का सर्जरी करके भी इतना ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकते। इसीलिए एक सही समय पे प्रोस्टेट सर्जरी हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाने के बाद सर्जरी से हमें फिर इतना अच्छा रिजल्ट्स मिलना मुश्किल होता है। सर, आपने बताया कि प्रोस्टेट के इलाज के लिए कई पद्धतियों से आप सर्जरी करते हैं, जैसे ओपन सर्जरी, दूरबीन द्वारा सर्जरी, लेजर द्वारा सर्जरी, तो पेशेंट को कितने दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है? जो हम स्टैंडर्ड टीयूआरपी सर्जरी करते हैं उसमें हम लोग डे 0 अगर काउंट करें डे ऑफ सर्जरी, तो हम डे 2 या डे 3 पे कैथेटर निकाल के यूजुअली पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। मोनोपोलर टीयूआरपी वर्सेस वी आल्सो हैव बाइपोलर टीयूआरपी। बाइपोलर टीयूआरपी के स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, एंड सिमिलरली लाइक मोनोपोलर, इफ वी आर ऑपरेटिंग ऑन बाइपोलर टीयूआर अगर हम कर रहे हैं तो उसमें भी हम 3rd डे 4th डे कैथेटर निकाल के पेशेंट्स को भेजते हैं। रेडिकल प्रोस्टेट सर्जरी हुआ है, मेजर सर्जरी हुआ है, ओपन सर्जरी हुआ है, उसमें 2 या 3 नलियां एडिशनल रखी जाती हैं। तो ओवर द पीरियड जैसे जैसे पेशेंट का हीलिंग है उसके हिसाब से एक नली, सेकंड नली, फिर 3rd नली, ओवर द पीरियड 5 to 7 डेज में टाके कटने का समय जब आता है तब तक मोस्टली सारी नलियां हमारे मेडिकेयर में हम लोग निकाल के और पेशेंट को भेजते हैं। किस मरीज को किस प्रकार से सर्जरी की जाए, यह क्या मरीज के सिम्टम के ऊपर डिपेंड करता है? कैसे करते हैं? जी, जो एक एग्जांपल है, जैसे कोई कार्डिक पेशेंट है, कार्डिक पेशेंट्स जो हैं वो खून पतला करने की किसी दवाई पे हैं, तो खून पतला करने की दवाई को अगर कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से अभी बंद नहीं किया जा सकता, या ऐसा है कि उनको हेपारिन ब्रिज पे हमें लेना है, तो पद्धति फिर हम बाइपोलर टीयूआर का डिसीजन लेके, एंड हमारे यहाँ फैसिलिटी है कि बाइपोलर टीयूआर से कर सकते हैं। या किसी का ईएफ कार्डिक फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है और हम उसमें मोनोपोलर सलाइन ग्लाइसिन की जगह वी वांट टू डू अ सलाइन टीयूआर, तो दैट वी डिसाइड कि नहीं, आपके लिए सर ये वाली पद्धति ऑप्टिमम है। स्टैंडर्ड यूजुअली स्पीकिंग 40 ग्राम 60 ग्राम प्रोस्टेट है, 80 ग्राम प्रोस्टेट है, तो हम उसमें स्टैंडर्ड मोनोपोलर टीयूआर से करते हैं। कभी कभी 80 या उससे ऊपर लेते हैं, तो उसमें भी चूंकि ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी ज़्यादा है तो उसमें हम सलाइन टीयूआरपी की पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। तो स्पेसिफिक एज पर हिस्ट्री हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी पद्धति पेशेंट को बेस्ट सूट करेगी, एंड वी हैव ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल हियर। बड़े क्लाइंट्स हैं तो हाँ, लेजर है हमारे यहाँ, हॉलमियम लेजर है, होलिप सर्जरीज हैं, तो these all decision is based upon the requirement of the patient. Thank you sir. सर, ऑपरेशन के बाद मरीजों को क्या ध्यान रखना पड़ता है और क्या उन्हें सालाना फिर भी चेकअप कराते रहना चाहिए? हाँ जी, प्रोस्टेट सर्जरी अगर हमने बिनाइन डिजीज या पीएसए नॉर्मल में ऑब्स्ट्रक्टिव कारण के लिए करी है तो उसमें जो खोल है प्रोस्टेट का वो वहीं रहता है, सिर्फ बीच का रास्ता हम लोग क्लियर करते हैं। तो और जो कैंसर होना है वो खोल में यूजुअली पहले आता है, पेरिफेरल जोन में पहले आता है। इसीलिए इवन आफ्टर टीयूआरपी सर्जरीज पेशेंट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड और एडवाइज्ड कि एवरी ईयरली, 2 ईयरली या 5 ईयरली स्ट्रॉन्ग फॉलोअप में रहके और पीएसए हमें कराते रहे।
टीआरपी सर्जरी हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उसका कैंसर आगे समय के साथ नहीं आएगा, इसलिए पोस्ट टीआरपी हमें फॉलो हम रिकमेंड करते हैं। सेकेंड थिंग, प्रोस्टेट सर्जरी या प्रोस्टेट की बीमारी एक नलीनुमा जगह पे है, तो यूजुअली जब भी हीलिंग होगी समय के साथ तो नलीनुमा जगह सिकुड़ सकती है या इट कैन कॉज पेशाब की धार पतली हो रही है। इसलिए भी हम पेशेंट को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ्स पे यूरोफ्लो से हमें फॉलो करें, ताकि हो गया सर्जरी, प्रोस्टेट कर दिया, लेकिन अगर ब्लैडर नेक स्टेनोसिस आ रहा है या रास्ता स्ट्रक्चर आ रहा है तो वो भी टाइमली हम डायग्नोज कर सकें और फिर उनको एक डायलिटेशन के या क्लीन इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन के शेड्यूल पर रख के और हम उनको बेटर केयर लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार डॉक्टर यूसुफ सैफी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि प्रोस्टेट का कैंसर क्या होता है। नॉर्मली जैसे अभी तक हमारे बाकी सब वरिष्ठ डॉक्टरों ने बताया कि प्रोस्टेट नॉर्मली जो बढ़ता है उसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच कहा जाता है। इसमें साधारण रूप से प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती है, लाइक उसके सेल्स ग्रो करने लगते हैं, उसमें कॉमन लैंग्वेज में उसमें थोड़ा फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है। बट कुछ 2 से 5% लोगों में उसमें कैंसर के जीन्स भी डेवलप हो जाते हैं और जिसके कारण प्रोस्टेट काफ़ी रैपिडली ग्रो करने लगता है और वो कैंसर प्रोस्टेट से स्प्रेड होके और पूरे बॉडी में और कहीं फैल भी सकता है। हमें प्रोस्टेट की समस्या है, पर क्या हम कैंसर की तरफ प्रोग्रेसर हो रहे हैं या कैसे पता चलेगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि सभी 60 साल के 50 या 60 साल के बाद जो भी पुरुष ये सिम्टम्स लेके आते हैं प्रोस्टेट रिलेटेड यानी पेशाब की तकलीफ हो रही है, तो उसमें यूरोलॉजिस्ट का सबसे इनिशियल एम यही रहता है कि हम इवैल्यूएट करें कि ये बीपीएच यानी नॉर्मल प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से है या प्रोस्टेट कैंसर की वजह से है, क्योंकि शुरुआती लक्षण दोनों बीमारी के सेम रहते हैं। यानी प्रोस्टेट कैंसर में भी शुरू में सिम्टम्स यही रहते हैं कि पेशाब में तकलीफ होती है, पेशाब रुक कर आता है, पेशाब बार बार जाना पड़ता है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब में खून आता है। बट अगर ये सिम्टम्स सही टाइम पे डिटेक्ट नहीं हो पाए और ये अगर प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी बढ़ती जाती है तो ये किडनी से जो पेशाब की नली जिसे यूरेटर कहा जाता है उसे ब्लॉक कर सकती है, जिससे किडनी में सूजन आ सकती है और किडनी फेलियर की तरफ भी बढ़ सकती है। और भी अगर बीमारी प्रोस्टेट कैंसर की फैलती है तो मोस्ट कॉमनली ये रीढ़ की हड्डी में सबसे पहले फैलती है, जिसके कारण कमर में दर्द होता है। और ज़्यादा अगर रीढ़ की हड्डी में एडवांस अगर ये बीमारी हो जाती है तो रीढ़ की हड्डियों पे नसों में प्रेशर डालती है, जिसके कारण कभी कभी पेशेंट्स पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं कि पूरा उनका लोअर लिम्स, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी में कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो इस तरह से वेरिएबल प्रेजेंटेशन रहता है डिपेंडिंग अपॉन किस स्टेज पे पेशेंट प्रेजेंट करता है। थैंक यू सर। तो क्या आप हमें बताएंगे कि प्रोस्टेट की समस्या या प्रोस्टेट कैंसर की समस्या जेनेटिक है, खानदानी है? लगभग 10 से 15% पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर जेनेटिक हिस्ट्री उसमें पाई जाती है, यानी पेशेंट्स के ब्रदर को या पेशेंट्स के फादर को, ग्रैंडफादर को उनको प्रोस्टेट कैंसर रहा होगा, जिसके कारण वो फैमिली में ट्रांसमिट हो रहा है। साथ ही अगर पेशेंट्स के फैमिली में ऐसा भी पाया गया है कि लेडीज़ पेशेंट्स है उनको ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, उन पेशेंट्स में भी प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के जीन्स दोनों लगभग सिमिलर लोकेशन पे होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली हिस्ट्री लाइक यूरोलॉजिस्ट पूछते हैं पेशेंट्स की फैमिली में या तो प्रोस्टेट कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रहती है, तो उन पेशेंट्स में थोड़ा हम लोगों के लिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है, ज़्यादा प्रॉपरली और एग्रेसिवली इवैल्यूएट करना रहता है कि जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो प्रोस्टेट कैंसर की वजह से तो नहीं है। नमस्कार संजय शिंदे सर। नमस्कार संजय शिंदे सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या प्रोस्टेट की समस्या ही यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो क्या वो प्रोस्टेट है या और भी कुछ परेशानी हो सकती है? देखिए, प्रोस्टेट चूंकि पेशाब के निकास के रास्ते पे आता है और जो बढ़ जाता है उसके कारण पेशाब में जो रुकावट होने लगती है,
तो वो एक कारण बन सकता है, लेकिन पेशाब की रुकावट का सब कारण वो नहीं होता है। बहुत सारे कारण रहते हैं, एक छोटे से बच्चे से लेके किसी लेडी से लेके और किसी महिला से लेके किसी भी यूरिन की रुकावट हो सकती है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। इन सब का पता लगाने के लिए उनके लक्षण क्या है, उनमें क्या जांच में अपने को परीक्षण में मिला है, क्या उनसे अपन जो जांचें करवा रहे हैं उससे अपने को क्या मिलता है, उससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये प्रोस्टेट के कारण है या किसी और के कारण है। तो ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं जिसमें कि पेशाब की नली सिकुड़ जाती है और उसके कारण भी पेशाब में रुकावट आ जाती है। फिर बहुत सारे ऐसे न्यूरोजेनिक ब्लैडर यानी नसों की खराबी के कारण भी पेशाब की थैली में रुकावटें आ जाती हैं, तो वो भी एक कारण होता है। दूसरा, पथरियों के कारण भी पेशाब रुक सकती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि पेशाब की रुकावट के कारण बन सकते हैं। तो सही परीक्षण से सही लक्षणों का पता लगा के और सही जांचों से ही पता लगा सकते हैं कि किसमें कौन सी प्रॉब्लम है। कई मरीजों से ऐसे सुनने में आता है कि उन्हें प्रेशर आ रहा है पर वह मूत्र विसर्जन नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें बहुत सारे कारण जुड़े हो सकते हैं। इसमें या तो पेशाब की थैली में कमजोरी भी हो सकती है, इसमें रुकावट भी हो सकती है, इसमें दूसरी जो दवाइयाँ लेते हैं उसके कारण भी पेशाब। सुनने में आता है कि उन्हें प्रेशर आ रहा होता है पर वो मूत्र विसर्जन नहीं कर पाते, ऐसा कैसे होता है सर? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक मुख्य कारण तो ये रहता है कि पेशाब में रुकावट हो। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि पेशाब की थैली जो है वो कमज़ोर हो, या नसों की कोई खराबी हो, या कोई ऐसी दवाई ली हो जिसके कारण पेशाब की थैली जो है उसकी मांसपेशियों में कुछ कमजोरी आ गई हो। तो बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं। तो सही कारण अच्छी प्रॉपर हिस्ट्री लेके सही परीक्षण से और जांचों के द्वारा पता लगा सकते हैं कि किस कारण से ये मूत्र में परेशानी आ रही है और जोर लगाना पड़ रहा है। थैंक यू सर।